मैं एक जांबाज सऊदी अरब में भारत और इसराइल के मुश्तरका जासूस नेटवर्क को ख़त्म कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक स्क्रीन पर मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस से क्या कुछ सीखने का मौका मिल रहा है और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जुम्मे के रोज हम सब पूरे एहतमाम और तैयारी से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मक्का मुअज़्ज़मा की जानिब रवाना हुए, जो जद्दा से सिर्फ 45 किलोमीटर के फासले पर है। हमने उम्रा किया और निहायत खुशो खुजू से दुआएं मांगी। मैंने मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना में एक वाज़े फ़र्क देखा कि रसूल अकरम के हुजूर जाते वक्त हम जूं ही मदीने की हुदूद में दाखिल हुए, मुझे अपना जिस्म बड़ा हल्का और हवा में तैरता हुआ महसूस हुआ। ये एहसास होता था कि चारों तरफ फैले नूर ने मुझे अपने अंदर छुपा लिया है। दिल को सुकून और दिमाग में अजीब तरह की गुनूदगी महसूस हो रही थी। उसके बरक्स रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के हुजूर बैतुल्लाह में दाखिल होते हुए खौफ और डर से दिल सहमा जाता था। अपने साथियों के मुताल्लिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जो कैफियत थी मैंने बयान कर दी। मक्का और मदीना के बासियों में भी बड़ा वाज़े फ़र्क है। मदीना में जो भी हमारे सामने आया उसने मुस्कुराकर हमें खुशामदीद कहा। दुकानदार बेहद मुतहम्मिल मिजाज और गाहक के कहने पर सारी दुकान का माल उसके सामने ढेर कर देते, जबकि मक्का के बासियों की तेवरियां हमेशा चढ़ी रहती। रास्ता पूछने पर वो झिड़क कर जवाब देते और दुकानदार को अगर कपड़े के 2-3 मुख्तलिफ थान दिखाने का कहा जाए तो वो बुरा भला कहकर गाहक को भगा देता। हम शाम तक बैतुल्लाह में ठहरे और इशा की नमाज पढ़कर जद्दा वापस महसूस। अगले रोज सुबह ही रियाज से अब्दुल खालिक का फोन आया और उसने बताया कि सुलेमान होटल की लाशों को तल्फ कर दिया गया है और पुलिस को इस वारदात के मुताल्लिक कोई इत्तला नहीं दी गई। ये सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जो ज़हनी तौर पर जेल की सलाखों के पीछे मुक़य्यद था, अब आज़ाद हो गया हूँ। यकीनन यही कैफियत मेरे साथियों की भी होगी। अब हम बेखौफ होकर अपने मिशंस की तकमील के लिए आगे बढ़ सकते थे। अशराफिया होटल का मैनेजर भी पाकिस्तानी था। उससे 2-4 मुलाकात हुई तो वो खासा बेतकल्लुफ हो गया। वो सऊदी अरब में गुज़श्ता 9 साल से मुख्तलिफ काम कर रहा था और अब इस होटल का मैनेजर था। उसने सऊदियों की सादगी और तेल की दौलत की रेलपेल होने से गैर मुल्कियों के इनकी सादा लौही से फ़ायदा उठाने के कई वाक़यात सुनाए। जब यहाँ मोटर कारें आईं तो सऊदी बजाय मॉडल देखने के गाड़ी की लंबाई नाप कर सबसे बड़ी गाड़ी खरीदते, और बाद सऊदियों ने अपनी नई गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर खल्लास यानी मर गई है कहकर गाड़ी को वहीं छोड़। एक अमेरिकन ने यहाँ आकर हुकूमत को ऑफर दी कि वो ग्रीनलैंड से आइसबर्ग को समंदरी जहाज़ों के जरिए खींचकर जद्दा के साहिल तक पहुँचा सकता है, जिससे न सिर्फ पीने के लिए वाफिर मिकदार में मीठा पानी मुयस्सर होगा, बल्कि गर्म हवाएं और लू उससे टकरा कर और यखवस्ता होकर वापस पलटेंगी, जिससे इस इलाके का गर्म मौसम ठंडा हो जाएगा। सऊदी हुकूमत ने उसे ये प्रोजेक्ट शुरू करने की इजाज़त दे दी और काम का आगाज करने के लिए पेशगी $20 मिलियन भी दिए। मौसम की तब्दीली और मीठे पानी की फराहमी की ये अमरीकी तजवीज़ पहले सऊदी अरब के अखबारात और फिर न्यूज़ वीक और टाइम यानी बैनुल-अक़वामी अंग्रेजी रसायल में जब शाया हुई तो एक शोर मच गया। अव्वल तो जहाज़ों के जरिए किसी आइसबर्ग को खींचकर सऊदी अरब तक लाना ही नामुमकिन नहीं तो खासा मुश्किल था, और अगर वो दर्जनों समंदरी जहाज़ों के जरिए किसी आइसबर्ग को खींचने में कामयाब हो भी जाता तो आइसबर्ग जो कि 1000 फुट समंदरी पानी के बाहर होता है तो बर्फ की खासियत के मुताबिक 7000 फुट पानी के अंदर होता है। आइसबर्ग की लंबाई और चौड़ाई को मद्देनजर रखते हुए ये आइसबर्ग रास्ते के जिन ममालिक के करीब से गुजरता उनमें समंदरी पानी तूफान की तरह दाखिल होकर उन ममालिक की हर शय को तहयाब कर देता। दुनिया भर में एक शोर मच गया। सऊदी अरब के हुक्काम ने बर्फ के 7 हिस्से पानी के अंदर, 1 हिस्सा बाहर होने के मुताल्लिक सोचा ही नहीं था। लिहाजा इस प्रोजेक्ट को, जिसका अभी कागजी काम भी मुकम्मल नहीं हुआ था, फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया और वो अमरीकी $20 मिलियन लेकर अमरीका वापस चला गया। होटल के मैनेजर की वसातत से हमने शाहराहे फलस्तीन पर एक 2 मंजिला इमारत किराए पर ली, जिसकी दोनों मंजिलों पर 8-8 कमरों का एक अपार्टमेंट बना हुआ था। हमने दोनों अपार्टमेंट्स को जरूरी फर्नीचर और सामान से आरास्ता किया और वहां शिफ्ट कर गए। एक दिन में ही दोनों अपार्टमेंट्स में टेलीफोन भी लग गए और हमने इंटरकॉम के जरिए दोनों मंजिलों पर राब्ता भी बना लिया।
उन दिनों दारुल हुकूमत अगरचे रियाज था, लेकिन दुनिया भर के सिफारत खाने जद्दा में थे। बंदरगाह होने के बायस बगैर पासपोर्ट और वीजे के लोगों का सऊदी अरब में दाखिला भी यहाँ निस्बतन आसान था। बनी मालिक का इलाका पाकिस्तानियों का गढ़ था और वहाँ जाकर महसूस होता था कि हम सऊदी अरब में नहीं बल्कि लाहौर के किसी खालिस पाकिस्तानी वज़ा के हिस्से में आ गए हैं। यहाँ दर्जनों रेस्टोरेंट्स, मसलन लाहौर होटल, मुगल महल होटल, पिशावरी होटल, पानों और सिगरेटों के खोखे, ऑडियो और वीडियो कैसेटों की दुकानें और इन कैसेटों के म्यूजिक का शोर, मालशिए हत्ता के हिजड़े तक मौजूद थे। हमें ये भी मालूम हुआ कि बनी मालिक में पाकिस्तानी और भारतीय मुसलमानों ने मिलकर एक मकान में जाली पासपोर्टों और वीज़ों का काम बड़े ज़ोर शोर से शुरू कर रखा है और उनके पास ऐसी मशीन्स और केमिकल्स हैं कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क के पासपोर्ट और वीज़े की हूबहू ऐसी नकल तैयार कर सकते हैं जिसे कोई भी जाली साबित नहीं कर सकता। अगरचे ये काम गैर कानूनी था, लेकिन हमें अपने मिशंस की तकमील के लिए ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी। मैंने इमरान और कैसर को ये काम तफवीज़ किया कि वो उन जाली पासपोर्ट और वीज़े बनाने वालों को तलाश करें और उनसे राब्ता कायम करें, क्योंकि हमें किसी वक्त भी इन पासपोर्टों और वीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं ऐसे कामों में मुजम्मिल को हमेशा पीछे रखता था, क्योंकि अपनी शक्ल सूरत, घनी मूछों और फौजी हेयर कट के अलावा गुफ्तगू के अंदाज से भी वो फौजी लगता था, जबकि इमरान और कैसर अपनी शक्ल सूरत और बोल चाल के लिहाज से आम शहरियों की तरह थे। इसराइली जासूस की सऊदी गज़ट और अरबी अखबारात में मुख्तसर सी खबर शाया हुई कि एक कंपनी का एक मुलाजिम समंदर में डूबकर हलाक हो गया है। वहाँ के अखबारात ऐसी खबरों को शायद सुर्खियों के साथ नहीं बल्कि सिंगल कॉलम और गैर नुमाया जगह पर शाया करते थे। ऐसा शायद हुकूमत की ईमा पर किया जाता था, क्योंकि हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि गैर मुल्की मुलाजमीन हरासा होकर काम छोड़कर वापस चले जाएं। मैंने अपार्टमेंट्स में शिफ्ट होने के बाद साथियों की मदद से बुरैदा के मकतूलीन और इसराइली जासूस की जेबों और सामान से मिलने वाले कागजात का यके बाद दीगरे तफसीली मुतालिया किया। कुछ में तो सीधी सादी अंग्रेजी और हिंदी में उसके सऊदी अरब, ईरान, कुवैत और अबू ज़हबी में कॉन्टेक्ट्स के मुतालिक लिखा हुआ था। हिंदी तहरीरों का कैसर ने उर्दू में तर्जुमा किया। एक डायरी ऐसी थी जिसमें बेरब्त अल्फाज और अजीबो गरीब स्पेलिंग में अंग्रेजी लिखी हुई थी। ये सारी डायरी कोड में लिखी हुई थी और हमें उसे डी कोड करना था। कैसर ने उस डायरी की फोटो कॉपियां बनवा कर इमरान, मुजम्मिल, माहा और मुझे दी और हम अपने अपने तौर पर उसे डी कोड करने में लग गए। मेरे साथियों में डी कोड करने की माहिर माहा थी। 3 दिन खासी मगजमारी के बावजूद हम में से कोई भी उसकी इबारत को डी कोड न कर सका। इस डायरी में यकीनन कुछ इतनी ही अहम बातें थीं जिन्हें खुफिया अल्फाज में लिखा गया था। हम इस डायरी को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। ये डायरी त्रिपाठी की थी। मेरे जहन में ख्याल आया कि दुनिया के हर मुल्क का अपना वज़ा करदा कोड और डी कोड राइज है। भारतीय सिफारत खाने का ट्रांसमीटर ऑपरेटर यकीनन उसे डी कोड कर सकता होगा। हमारे माजी और हाल के हालात ऐसे थे कि हम भारतीय सिफारत खाने में दाखिल होने से भी डरते थे। ये दूर की बात कि हम उनके ट्रांसमीटर ऑपरेटर से कहते कि इस डायरी को डी कोड कर दे। मैंने इसका ये हल निकाला कि कैसर भारतीय सिफारत खाने में छुट्टी के वक्त जाए और चौकीदार और गार्ड से ऑपरेटर का पूछे, और जब वो छुट्टी करके सिफारत खाने से निकले तो कैसर उसका पीछा करके उसकी रिहाइश गाह देखे। उसके बाद जो कुछ करना है उसका हमने हतमी फैसला अभी नहीं किया था। कैसर ने पहले ही दिन उसकी रिहाइश गाह का पता चला लिया। रणधीर नामी ये ऑपरेटर हमारी रिहाइश गाह के करीब ही शाहराह मकरूना पर फ्लैट्स के एक ब्लॉक में रहता था, जिसे सिफारत खाने ने अपने सिंगल रिहाइश वाले मुलाजमीन के लिए किराए पर लिया हुआ था। हमारे लिए रणधीर की रिहाइश गाह तक पहुंचना और उसे अगवा करना कदरे मुश्किल न था। दुश्वारी सिर्फ ये थी कि कोड और डी कोड करने वाली किताबें इस्तेमाल के बाद ट्रांसमीटर रूम में ही सेफ में रख दी जाती थीं और उन्हें कमरे से बाहर लाने की इजाजत न थी। ये बात मुझे काठमांडू में पाकिस्तानी सिफारत खाने के वायरलेस ऑपरेटर ने बताई थी, जो मेरे महकमे का आदमी था। बहुत सोचो विचार के बाद जब कोई हल न दिखाई दिया तो मैंने फैसला किया कि रणधीर को सिफारत खाने से वापसी पर रास्ते में ही अगवा कर लिया जाए और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने अपार्टमेंट्स में लाया जाए। मैंने सोचा कि रणधीर को दिन रात ट्रांसमीटर के जरिए आने जाने वाले खुफिया खतूत को कोड और डी कोड करना पड़ता होगा और उसे यकीनन डी कोड करने का फार्मूला ज़बानी याद हो चुका होगा। हम उसको डायरी का सिर्फ एक सफ़ा देकर उसे कहेंगे कि उसे डी कोड कर दे और हमें डी कोड करने का फार्मूला बताए। हम उस फार्मूले के जरिए खुद कोई दूसरा सफ़ा डी कोड करेंगे। अगर फार्मूला ठीक साबित हुआ तो रणधीर को ब्लाइंड फोल्ड करके उसके सिफारत खाने के करीब ही छोड़ देंगे
ورنہ پھر مجبوراً ہمیں دوسرے طریقے سے اس سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ فیصلہ کر کے میں نے عمران، قیصر، تھائی نمبر 2 اور رضی کی ڈیوٹی لگائی کہ کل شام رندھیر کو بلائنڈ فولڈ کر کے اپارٹمنٹ میں لے آئیں۔ میں نے باقی ساتھیوں کو کہا کہ نچلے فلور کے ڈرائنگ روم کا سارا سامان، فرنیچر اوپر والے ڈرائنگ روم سے تبدیل کر دیں۔ میں نے یہ حفاظتی اقدام اس لیے اٹھایا تھا کہ رندھیر اگر ہمارے اپارٹمنٹس کو تلاش بھی کرنا چاہے تو مختلف فرنیچر ہونے کے باعث پہچان نہ سکے۔ سب تیاریاں مکمل تھیں۔ اگلے روز میرے ساتھی رندھیر کو اغوا کرنے کے لیے بعد دوپہر 3 بجے بھارتی سفارت خانے کے باہر پہنچ گئے۔ کرنل مزمل نے میجر عمران، قیصر، تھائی نمبر 2 اور رضی کے ساتھ خود جانے پر اصرار کیا، لیکن میں اسے اتنے معمولی کام کے لیے بھیجنے پر رضامند نہ ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم دونوں اپنے ساتھیوں کو کور دینے کے لیے ان کے قریب ہی موجود ہوں گے۔ مزمل کو میں جان بوجھ کر مشنز میں پیچھے رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے اس کی بیوی سے کیا ہوا وعدہ کہ مزمل آپ کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس کی بیوی اور بچے اس کی غیر موجودگی میں ہر دم اس کی واپسی کا انتظار کرتے رہیں گے۔ مجھے اپنی سلامتی کا ایک جیسا احساس تھا، لیکن مزمل کو دیکھتے ہوئے اس کی بیوی اور بچوں کے چہرے میرے سامنے آ جاتے تھے۔ عمران کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور رضی کی بیوی کراچی میں تھی۔ جیسیو اور دونوں سپاہی شادی شدہ تھے۔ تھائی نمبر 2 کے بھی بیوی بچے تھے، لیکن کسی نے بھی مجھے اپنے شوہر یا باپ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی تھی۔ میرا اپنا حال یہ تھا کہ سوائے اپنی ضعیف ماں کے کسی کو بھی میرے زندہ رہنے سے زیادہ میری لاش اور پیسوں کی زیادہ طلب تھی۔ 3 بجے بعد دوپہر میرا ہر اول دستہ بھارتی سفارت خانے کے تقریباً سامنے رندھیر کے انتظار میں تھا، اور ان سے تقریباً 50 میٹر کے فاصلے پر مزمل اور میں دوسری گاڑی میں انہیں کور دے رہے تھے۔ تقریباً 4:30 بجے رندھیر سفارت خانے سے باہر نکلا اور کسی کے انتظار میں ٹہلنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی سفارت خانے سے ایک پرائیویٹ گاڑی نکلی جس میں ڈرائیور کے علاوہ 2 اور شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ رندھیر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ان کی گاڑی عبدالعزیز روڈ پر کوئنز بلڈنگ کے قریب ساحل سمندر پر پارکنگ لاٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ تمام علاقہ الیکٹرانکس، کپڑوں، منی چینجرز اور دوسری مصنوعات کی فروختگی کا مرکز تھا۔ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ہم نے بھی پارکنگ میں اپنی گاڑیاں کھڑی کی اور رضی اور تھائی نمبر 2 کو ان کے پیچھے بھیج کر ہم پارکنگ ایریا کے ساتھ ہی ایک اوپن ریسٹورانٹ میں جا کر مشروبات پینے لگ گئے۔ 2 گھنٹے کے جان لیوا انتظار اور ریسٹورانٹ میں بیٹھے رہنے کے لیے 4 بار مشروبات منگوانے کے بعد رندھیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے پیچھے رضی اور تھائی نمبر 2 دکھائی دیے۔ کنگ عبدالعزیز روڈ سے ان کی گاڑی شاہراہ مقرونہ پر اپنی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ہماری گاڑیاں ان کے پیچھے تھیں اور آج کے دن کی ساری تگ و دو ضائع ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی گاڑی رہائش گاہ کی پارکنگ میں جا کر رک گئی تو رندھیر اور اس کے ساتھی دونوں ہاتھوں میں خریدے ہوئے سامان کے شاپرز تھامے گاڑی سے نکلے اور بلڈنگ میں داخل ہونے لگے اور زور سے رندھیر بھیا کہتے ہوئے اس کی طرف لپکا۔ رندھیر وہیں رک گیا اور اس کے ہمراہی بلڈنگ میں چلے گئے۔ ہم قدرے فاصلے سے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ قیصر نے 2-3 منٹ رندھیر سے کچھ باتیں کی اور ہم نے دیکھا کہ قیصر رندھیر کو ہمراہ لیے اپنی گاڑی کی طرف جا رہا ہے۔ ان کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھائی نمبر 2 اور رضی بیٹھے ہوئے تھے۔ رندھیر اور قیصر گاڑی کے بالکل قریب پہنچے تو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ رندھیر کو قیصر نے اندر دھکا دیا اور ساتھ ہی خود بیٹھ گیا اور ان کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے، رندھیر کو اندر دھکیلنے، قیصر کے سامنے بیٹھنے اور گاڑی سٹارٹ ہونے میں بمشکل 6-7 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ یہ سارا کام اتنی تیزی سے اور غیر متوقع طور پر ہوا تھا کہ سڑک پر آنے جانے والی گاڑیوں اور چند پیدل چلنے والوں نے بھی کچھ نوٹس نہ کیا۔ میں نے چند منٹ وہیں رک کر اس کارروائی کو اگر کسی نے دیکھا ہو تو اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے انتظار کیا۔ جب کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے مسکراتے ہوئے مزمل کو کامیابی کی مبارکباد دی اور گاڑی تیزی سے اپنے اپارٹمنٹس کی طرف بڑھا دی۔ گراؤنڈ فلور کے ڈرائنگ روم میں رندھیر صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ منہ کھلا ہونے کے باوجود خوف کے مارے وہ بالکل خاموش تھا۔ میں نے قیصر اور رضی سے علیحدگی میں پوچھا تو قیصر نے بتایا کہ اس کے علاوہ رندھیر کو صرف چند لمحوں کے لیے رضی کا چہرہ دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ گاڑی میں داخل ہوتے ہی رضی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ عمران اور تھائی نمبر 2 کے فرنٹ سیٹ پر ہونے کی وجہ سے وہ ان کی صرف پشت ہی دیکھ سکا تھا۔ میں نے اس اپارٹمنٹ کے ایک پچھلے کمرے میں جہاں ساتھیوں کا سامان پڑا ہوا تھا ایک میز اور چند کرسیاں رکھوا کر قیصر اور رضی کو کہا کہ رندھیر کو اس کمرے میں لے جائیں۔ رندھیر کو وہاں شفٹ کرنے کے بعد میں مزمل، عمران اور قیصر کے ہمراہ اس کمرے میں گیا اور رندھیر اپنی آنکھوں کو ملتا رہا
और जब ठीक तरह से हमें देखने के काबिल हुआ तो डरी और सहमी हुई आवाज में बोला कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, मैंने क्या कसूर किया है, आप लोग कौन हैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप हैं, मुझसे वाकई बड़ी गलती हुई थी जो मैंने परसों शराब के नशे में सड़क पर खुलगपाड़ा किया। मैंने भगवान की सौगंध उन औरतों को तो देखा ही नहीं था, उनको ये गलत फहमी हो गई थी कि मैंने उनसे बदतमीजी की। बहरहाल मैं अपने रवैये की माफी मांगता हूँ, पाकिस्तानी औरतें हों या कोई और, मैं सबको अपनी माँ बहनें समझता हूँ। रणधीर के इन बेरब्त फिक्रों से मुझे सारी बात समझ में आ गई। परसों रणधीर अपनी बिल्डिंग में पीने के बाद सड़क पर नशे में उधम मचा रहा होगा। सऊदी अरब में शराब लाने और पीने की सख्त ममानियत है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खाने और मगरबी और अमरीकन बड़ी कंपनियां सिफारती सामान और कंपनियों के कंटेनर्स में शराब मंगवाती हैं, जिसे वो अपने घरों और कंपनियों की बाउंड्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। शराब के नशे में रणधीर ने हमसायों की पाकिस्तानी खवातीन को छेड़ा होगा। उसके ख्याल के मुताबिक हम यानी उन खवातीन के घर वालों ने अब रणधीर को बाज़पुर्स करने के लिए अगवा किया है। रणधीर बेरब्त फिक्रों में अपनी बेगुनाही साबित करने और माफी मांगने में लगा हुआ था और हम उसके सामने कुर्सियों पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब वो खामोश हुआ तो मैंने कहा कि मिस्टर रणधीर, तुमने परसों जो बदतमीजी की है उसकी सजा के तौर पर हमने तुम्हें हलाक करने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब तुमने बताया कि तुम नशे की हालत में थे और हमारी खवातीन को तुमने छेड़ा नहीं था, तो तुम्हारी बात मानते हुए सिर्फ इस शर्त पर तुमको माफ कर देंगे कि अगर तुम हमारा थोड़ा सा काम कर दो। ये कहकर मैंने इमरान को इशारा किया और उसने डायरी का एक वर्क और चंद खाली कागज और कलम टेबल पर उसके सामने रख दिए। मैंने कहा कि मिस्टर रणधीर, इस कागज पर कोड और जो कुछ लिखा है उसे डी कोड कर दो और हमें डी कोड का तरीका लिख दो। रणधीर ने कागज उठाना चाहा तो बंधे हाथ रुकावट बन गए। कैसर ने उसके हाथ खोले। रणधीर ने कोड की हुई इबारत पढ़ने के बाद कहा, सिफारती कोड नहीं बल्कि सीबीआई का कोड है। मैंने कहा कि जिसका भी है तुम इसे डी कोड करो। रणधीर इतना सहमा हुआ था कि लरजते हाथों से सादा कागजों पर इस इबारत को डी कोड करने लगा। वो बोला कि सर, ये तो बहुत मामूली कोडिंग है, हमें ट्रेनिंग के दौरान पहली अमली तरबियत इसकी दी गई थी। ये सीधा सादा तरीका है, कोड किए हुए हर लफ्ज के हर्फ को अल्फाबेट में पीछे की तरफ एक लफ्ज छोड़कर इससे पहले वाला लिख दें और उससे इबारत डी कोड हो जाएगी, और कोड करते वक्त आइंदा का एक हर्फ छोड़कर अगला लिखें तो वो सादा इबारत कोड बन जाएगी। उसने हमें समझाते हुए कागज पर लफ्ज वॉच लिखा और बोला कि इसको कोड में लिखने के लिए YCVEJ लिखा जाएगा, और डी कोड करते हुए इसके हर अल्फाबेट से पहले का एक हर्फ छोड़कर दूसरा लिखें तो वॉच बन जाएगी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं और भारतीय सीबीआई को डी कोड करने की आपको क्या जरूरत आन पड़ी? मैंने कहा कि रणधीर, हम सवालों के जवाब नहीं देते बल्कि सिर्फ पूछते हैं। अब अच्छे बच्चों की तरह भारत के सिफारती कोड और डी कोड का फार्मूला भी बता दो। वो बोला कि लेकिन मुझे सिफारती कोड और डी कोडिंग जबानी याद नहीं। मैंने कहा कि इतने अरसे से दिन रात यही काम कर रहे हो, इतने वक्त में तो गधों को भी अपने घर का रास्ता याद हो जाता है और तुम्हें फार्मूला याद। मैंने ये कहा तो कैसर ने अपना चाकू उसकी गर्दन के करीब लाते हुए कहा कि इसे वाकई फार्मूला याद नहीं, इसलिए ये हमारे लिए बेकार है। ये कहते हुए कैसर ने चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। वो बोला कि मैं बताता हूँ, मुझे फार्मूला याद है, भगवान के लिए मुझे एक मौका दें और मुझे मत मारें। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें एक मौका देते हैं, लेकिन याद रखना कि अगर गलत और झूठ लिखा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये कहते हुए मैंने कैसर को इशारा किया, उसने चाकू उसकी गर्दन से हटा दिया। रणधीर ने सिफारती फार्मूला जो दुनिया भर के भारतीय सिफारत खाने और भारतीय वजारत खारजा में खुफिया राब्ते के लिए राइज थे कागज पर लिखना शुरू किया और बोला कि आज ही दिल्ली से मिला हुआ एक कोडेड पैगाम और उसे डी कोड की हुई तहरीर मेरी जेब में है, जिसे मैंने सुबह टाइप करके फर्स्ट सेक्रेटरी को देना है। आप उससे मिलाकर देख लीजिएगा कि मैंने गलत फार्मूला नहीं लिखा है। 1.5 घंटे में रणधीर ने ये पेचीदा फार्मूला लिखकर अपनी जेब से कोडेड पैगाम और उसकी डी कोडेड तहरीर से मुआजना करने लगा। दिल्ली से आने वाले कोडेड और डी कोडेड पैगाम के मुताबिक रणधीर ने फार्मूला बिल्कुल सही लिखा था। वो बोला कि अगर आपकी तसल्ली हो गई हो तो मुझे जाने की इजाजत दें। मैंने कहा कि देखो रणधीर, हमारे साथ ताउन का हम तुम्हें मुआवजा देंगे। तुम्हें सऊदी अरब में भेजकर तुम्हारी वजारत खारजा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। यहाँ ना तो कोई मंदिर है और ना ही तुम्हें खुले बंदों पूजा करने की इजाजत है। तुमने यहाँ आना इसलिए कबूल किया होगा कि तुम्हें ओवरसीज अलाउंस मिले। अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो तुम्हें माली तशनगी नहीं रहेगी।
آج کے کام کا معاوضہ 1000 ریال تمہیں دیا جائے گا۔ آج کی ساری باتوں کو راز رکھنا تمہارے ہی مفاد میں ہے۔ تمہاری رہائش گاہ کا ہمیں علم ہے اور جلد ہی ہم تم سے رابطہ کریں گے۔ تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ہمیں کس قسم کی انفارمیشن چاہیے۔ میں نے رندھیر کو لائن پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر یہ راز افشا ہو گیا تو تمہارا سفارت خانہ تمہیں اس لیے کوئی سزا نہیں دے سکے گا کیونکہ اس سے پہلے ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ میں نے رندھیر کو 1000 ریال دیے اور قیصر، رضی، عمران اور تھائی نمبر 2 اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے شاہراہ مقرونہ کے قریب چھوڑائے۔ ادھر میں اور مزمل ترپاٹھی کی ڈائری کو ڈی کوڈ کرنے میں لگ گئے۔ ہم جیسے جیسے ترپاٹھی کی ڈائری کے صفحات کو ڈی کوڈ کرتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہماری حیرانی میں اضافہ اور ترپاٹھی کے اب تک کیے ہوئے کام اور بھارتی اور اسرائیلی جاسوسوں کے جو امریکن پاسپورٹ پر سعودی عرب میں کام کر رہے تھے نیٹ ورک میں ایک دوسرے سے رابطے کے نئے طریقے اور غیر مروجہ طریقہ کار کا جان کر ترپاٹھی کے تجربے اور اپنے کام سے اس کی لگن کی عظمت کو دیکھ کر اسے سیلیوٹ کرنے کا جی چاہتا تھا۔ وہ واقعی جاسوسی کے کاموں کا ماہر تھا۔ عمدہ کارکردگی دکھانے والا چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ترپاٹھی کا جسم تو انسینریٹر کی آگ میں راکھ بن چکا ہوگا لیکن اس کی چالوں اور نیٹ ورک سے کام کرنے کے طریقے کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی۔ رندھیر کو چھوڑ کر ساتھی واپس آئے تو عمران اور قیصر بھی ہمارے ساتھ ڈائری کو ڈی کوڈ کرنے میں شامل ہو گئے۔ ہمارا دوسرا سارا دن بھی اسی میں صرف ہوا اور شام گئے ہم اس کام سے فارغ ہوئے۔ اب ہمارے پاس نہ صرف بھارتی سی بی آئی کے سعودی عرب، ایران اور ابو ظہبی میں تعینات سی بی آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے سبھی کارندوں کے نام پتے اور ٹیلی فون نمبرز تھے بلکہ ان پاکستانیوں کے متعلق بھی مفصل معلومات تھیں جو ان ممالک میں بھارتی مفادات کے لیے کام کرتے اور ان کے پے رول پر تھے۔ یہ سارے بھارتی اور پاکستانی سانپ تھے جن کے بلوں اور کمین گاہوں کا ہمیں علم ہو چکا تھا۔ عمران اور قیصر کہنے لگے کہ زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں، نام اور ایڈریس ہمارے پاس ہیں اور ہمیں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے ان میں سے ہر ایک کو کوریدنا شروع کر دیا تو عین ممکن ہے کہ کام کے آغاز میں ہی ہم گرفت میں آ جائیں اور ہمیں جان سے ہاتھ دھونے پڑیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کی تو پرواہ نہیں لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بے شک ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑے لیکن ہم جس مشن پر نکلے ہوئے ہیں اسے ادھورا نہیں رہنا چاہیے۔ قیصر نے یہ کہا تو عمران اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا کہ ہماری نفری بہت تھوڑی اور دشمن تعداد میں ہم سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہمارے ساتھیوں میں بھی سپاہی دین محمد، سپاہی اکرم، جیسیو منصف اور تھائی ساتھی عبداللہ صرف ہمارے حکم کی پابندی کرنے تک کے اہل ہیں۔ رضی اور سپنا بھی بس خانہ پوری کے لیے ہیں۔ ماہا کو اس مشن پر اکیلا بھیجنے کا رسک ہم اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ اس نے اسلام قبول کرنے سے قبل منشیات کے استعمال سے توبہ کر لی تھی، لیکن ان منشیات کو یکلخت چھوڑنے سے اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا ہے اور وہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی ہے اور جب بھی وہ کوئی بات کرتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں قوت فیصلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے کہ کئی مختلف کھانوں کے مینو کارڈ میں اسے اپنی پسند کا کھانا چننے میں کافی دیر لگتی ہے۔ بعض اوقات تو وہ ویٹر کو ہی کہہ دیتی ہے کہ اپنی پسند کا کھانا لے آئے۔ باقی ہم چاروں یعنی آپ، کرنل مزمل، قیصر اور مجھ سے صرف آپ ہی نے اب تک اپنی پلاننگ سے ان پاکستانی دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں نے آپ کے کسی مشن کے طریقہ کار سے اگر دل میں اختلاف کیا تو مشن کی تکمیل کے بعد یہ احساس بھی ہوا کہ آپ کی پلاننگ میری سوچ سے بدرجہ بہتر تھی۔ میرے خیال میں یہ حال کرنل مزمل اور قیصر کا ہوگا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار یا جھجک نہیں کہ جس عمدہ پلاننگ کے بعد آپ خود سب سے پہلے دشمنوں میں کود پڑتے ہیں اس سے آپ کے شہید ہو جانے کا بہت احتمال ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ تو یہ عظیم درجہ حاصل کر لیں گے اور ہم یوں ہی بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ایک تو آپ ہمیشہ سامنے مت آئیں اور یہ کام ہمیں کرنے دیں، اور دوسری بات یہ کہ جب دشمن کی ڈائریوں اور دیگر کاغذات کا ہمیں علم ہو چکا ہے تو پھر چھان بین اور ان سے معلومات اکٹھی کرنے میں وقت ضائع نہ کیا جائے بلکہ ہمیں انہیں ایک ایک کر کے ختم کر دینا چاہیے۔ عمران نے جو کچھ کہا تھا وہ کافی حد تک صحیح تھا۔ میں نے اس کے اس جذبے کی تعریف کرتے ہوئے جواب دیا کہ آئندہ ہم صرف ہر نیٹ ورک اور اس کے لیے کام کرنے والوں کو ختم کرنے تک ہی اپنے مشن کو محدود رکھیں گے۔ جہاں تک میرے پیچھے رہنے اور ساتھیوں کو آگے بھیجنے کا سوال ہے تو میں اس سے قطعاً متفق نہیں ہوں اور نہ ہی ایسا کروں گا۔ میں نے ہی آپ سب ساتھیوں کو اس مشن میں میرا ساتھ دینے کی پیشکش کی تھی اور میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو آگے کر دوں۔ جہاں تک شہادت کا سوال ہے تو یہ سعادت خود حاصل نہیں ہوتی
बल्कि रब्बे जुल जलाल वल इकराम जिसको नवाजना चाहे उसे ही नसीब होती है। मैंने साथियों से कहा कि इस वक्त फौरी मसला ये है कि रंधीर से हमें सिफारती कोड भी मिला है और हमारा यहाँ का सिफारत खाना और दुनिया भर में हमारे सिफारत खानों के अलावा इस्लामाबाद में भी वजारत खारजा भी भारतीय सिफारत खानों के पैगामात कैच करते होंगे। भारतीय कोड अगर उन्हें मिल जाए तो वो सारी दुनिया में भारतीय पैगामात को डी कोड कर सकते हैं। मैंने इमरान और मुजम्मिल को ये भी कहा कि अगर वो चाहें तो बांग्लादेश के सिफारत खाने को भी ये कोड दे दें, लेकिन दोनों ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा बांग्लादेशी हुकूमत से तो ये भी दूर नहीं कि वो भारतीय हुकूमत को ये बता दें कि उनका कोड अब राज नहीं रहा और हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आ रही होगी। आपको कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखिर मिलती रहें। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, इनसे आपको क्या कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, किन चीज़ों से आप इत्तेफाक या इख्तिलाफ करते हैं। हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिए। हम मज़ीद कहानियाँ लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।